समुद्र मंथन होता है तो उससे कुछ अमृत भी निकलता है, और उसके फलस्वरूप आपका चयन हुआ है 75 जिला पंचायत अध्यक्षों का, जिसमें 67 भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं। 825 विकास खंडों में ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 700 भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीते हैं। चुनाव कैसे संपन्न? बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, और बहुत सारी जगह निर्विरोध चुनाव हुए। और मैंने तो कुछ जगह यह भी देखा कि विपक्ष चुनाव की दृश्य जब आ रहा था तो पब्लिक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में खड़ा होकर के पब्लिक चिल्लाने लग गई थी कि नहीं नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक प्रमुख बनना चाहिए क्योंकि हमें विकास कराना है। जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनना चाहिए क्योंकि हमें विकास कराना है। और जिन लोगों ने लूट खसोट का एक नया प्रदेश के अंदर जरिया बनाया था, ऐसे लोगों को किसी भी स्थिति में नहीं आने देना चाहिए। पब्लिक की प्रतिक्रिया वास्तव में देखने लायक प्रतिक्रिया, और इसलिए एक अहम जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी का मार्गदर्शन आज आप सबको प्राप्त होने जा रहा है। नड्डा जी संगठन और सरकार के अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किए हैं, और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का गुरुत्वर बाहर निर्वहन कर रहे हैं। और इस दायित्व के निर्वहन के साथ उनके पास जो एक लंबा अनुभव है, हम सब जानते हैं, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में हिमाचल प्रदेश के अंदर और देश के अंदर लगभग 10 वर्षों तक उन्होंने अपनी सेवाएं दी। मैं स्वास्थ्य का विषय इसलिए भी छेड़ रहा हूं क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत से जुड़े हुए लोगों का यह विषय होना चाहिए। कोरोना जैसी महामारी को अगर नियंत्रित करना है तो उसमें आपकी भूमिका सर्वविदित है। और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री के रूप में, संगठन के विभिन्न दायित्वों के रूप में, और आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनका योग्य मार्गदर्शन भारतीय जनता पार्टी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को प्राप्त होता है। हम सब जानते हैं कोरोना महामारी दुनिया की सदी की सबसे बड़ी महामारी है, और इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान हमने देखा बहुत सारे लोग, बहुत सारे संगठन, राजनीतिक दल बड़ी बड़ी दावेदारी करते हैं, लेकिन इस महामारी के दौरान वे सभी सेल्फ क्वारंटीन में थे, घर के बाहर नहीं निकले। उनके कार्यकर्ता से लेकर के उनके नेता तक, उनके अध्यक्ष तक अपने अपने घरों में कैद हो गए। सबने स्वघोषित रूप से अपने को क्वारंटीन कर लिया था। यानी क्वारंटीन का मतलब उन्होंने ये बाहर प्रचार करा दिया था, उनके घर के दरवाजे बंद हो गए थे, गेट के दरवाजे बंद हो गए थे, और उन्होंने बाहर ये मैसेज दे दिया था कि इनको तो कोरोना हो गया है, अब ये बाहर कहीं निकलेंगे नहीं, किसी से मिलेंगे नहीं। और एक स्थिति ऐसी थी, जनता को उनके हाल पर और सरकार के भरोसे छोड़ दिया। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके योग्य नेतृत्व में इस देश ने कोरोना की पहली लहर को भी, कोरोना की दूसरी लहर को भी प्रभावी नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की। गरीब कल्याण अन्न योजना हो या आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत किए गए कार्य, एक एक गरीब, आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री पद पर बैठ करके भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में चिंता कभी नहीं छोड़ी। जब देश के अंदर लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा हुई, सबको खाद्यान्न देंगे, सबको अन्न देंगे, जनधन अकाउंट धारी सभी महिलाओं के अकाउंट में अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाएंगे, वृद्धावस्था पेंशन धारकों को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई गई, विधवा महिलाओं को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाई गई। और यही नहीं, फ्री में उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के सिलेंडर भी प्रधानमंत्री जी ने बांटे। 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर खाद्यान्न की, अन्न की व्यवस्था अप्रैल 2020 से लेकर के नवंबर 2020 तक, और दूसरी लहर में मई
2021 से लेकर के नवंबर 2021 तक के, अभी आपने परसों के कार्यक्रम में आप सभी भागीदार बने होंगे, कितना अच्छा इवेंट बना था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब गांव-गांव में लाभार्थियों से बातचीत प्रारंभ की और कैसे लोगों के मुंह से आशीर्वाद निकल रहे थे। कुशीनगर की वह महिला हो, कुसमावती देवी वाराणसी की बादामी देवी रही हो, या फिर प्रदेश के अन्य सहारनपुर की लाभार्थी रही हो, या झांसी के लाभार्थी रहे हो, या सुल्तानपुर की लाभार्थी, हर एक के मुंह से एक ही बात निकल रही थी कि प्रधानमंत्री जी, आपने संकट के समय में हमारा सहयोग किया है और हम भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। यही तो सबने आशीर्वाद दिया था। जो संकट में सहयोगी है वही सच्चा साथी है। और संकट के समय में 80 करोड़ लोगों को बिना भेदभाव के राशन की सुविधा उपलब्ध करवाना, वृद्धजनों को बिना भेदभाव के पेंशन के अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवा देना, दिव्यांग जनों को अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवा देना, और आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम में काम करने वाले जितने भी हमारे उद्यमी हैं, जितने भी व्यापारी हैं, उन सबको भी अतिरिक्त सहायता देने की कार्रवाई को आगे बढ़ा करके आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश को आह्वान करते हुए आगे बढ़ाया गया। फ्री में उपचार की व्यवस्था कराई गई पूरे देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर भी। भाइयों बहनों, दुनिया के अंदर पहली बार ये चीजें देखने को मिली कि जब किसी महामारी के आने के बाद, खासतौर पर इस प्रकार की जब महामारी आती है, वैक्सीन या दवा इसकी नहीं आ पाती है। 1947 से तमाम बार अलग अलग बीमारी आई, किसी का वैक्सीन नहीं आया। डेंगू का आज तक कोई वैक्सीन नहीं आ पाया। सॉर्स और वर्ल्ड फ्लू जैसी तमाम बीमारियां आई, इनकी कोई वैक्सीन नहीं आ पाई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल के दौरान अगर कोरोना जैसी महामारी आई तो 9 महीने के अंदर वैक्सीन भी फ्री में सबको देने की कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक हम लोग 5 करोड़ 35 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं। 18 साल से ऊपर के 2 करोड़ 28 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। ये वैक्सीन, फ्री वैक्सीन, ये सुरक्षा कवच है। प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से देश के नागरिकों को पहले जीवन बचाने की व्यवस्था, उसकी जीविका को बचाने की व्यवस्था, और फिर इस महामारी से एक सुरक्षा कवच देने की भी एक कार्रवाई पूरे देश के नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी हर एक तबके का न केवल देश का नेतृत्व दे रहे हैं, बल्कि हर एक तबके को ख्याल भी रखते हुए उन्हें हर प्रकार की सुविधा दे रहे हैं। और उसी व्यवस्था के साथ जुड़ करके प्रदेश सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कार्य कर रही है। लेकिन जब देश संकट में था, सरकार काम कर रही थी, जनता के हितों के लिए हर प्रकार का योगदान दे रही थी, तब केवल एक संगठन कार्य कर रहा था, और वह नेतृत्व था श्री नड्डा जी का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से कहा था कि संगठन का काम इस समय बूथ संरचना नहीं, बल्कि संगठन का कार्य सेवा का है। संगठन ही सेवा ही संगठन है। इस लक्ष्य को लेकर के हमें कार्य करना है, और सेवा ही संगठन के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए जो अभियान चलाया गया, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। हर एक व्यक्ति इस बात को मानता है। आप पूछिए लोगों से, किसने सेवा की? या तो मशीनरी थी, प्रशासनिक मशीनरी काम कर रही थी, या भारतीय जनता पार्टी या विचार परिवार से जुड़े हुए लोग इस पे कार्य कर रहे थे। वो अद्भुत समय था जब कोरोना के दौरान, लॉकडाउन के दौरान बड़े मात्रा में प्रवासी कामगार और श्रमिक अपने अपने घरों के लिए जा रहे थे। तब भी ये कार्य हो रहा था, एक एक कार्यकर्ता लगा था, सेवा के इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ था, और यह हम सब के लिए एक उदाहरण बनना चाहिए। भाइयों बहनों, इन्हीं कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, इन्हीं के पुरुषार्थ से आप में से एक सामान्य कार्यकर्ता
कोई जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में, कोई ब्लॉक प्रमुख के रूप में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के माध्यम से आज इस स्तर पर पहुंचा है, इस स्थिति में पहुंचा है। संगठन के द्वारा दिए गए इस सम्मान की रक्षा और उसके दायित्व का निर्वहन अब आपको करना है। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद विकास की धुरी हमारी त्रिस्तरीय पंचायतें बनी है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक वर्ष में इन त्रिस्तरीय पंचायतों में 2,500 करोड़ रुपए जाने हैं विकास के लिए। अगर 2,500 करोड़ रुपए ईमानदारी के साथ हम गांव के विकास के लिए, क्षेत्र पंचायत के अंदर विकास के लिए, जिला पंचायत के अंदर कार्य योजना बना करके उस प्रकार के कार्यक्रमों के साथ जोड़ने का कार्य कर लेंगे, आप देखेंगे कि आपकी एक नई छवि उभरेगी। पार्टी को भी लाभ होगा और साथ साथ आपकी एक नई छवि उभरेगी विकास की। सरकार अपने अनुसार कार्य कर रही है। केंद्र सरकार अपने एजेंडे को लेकर काम कर रही है, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के विभिन्न तबकों के लिए। और ऐसे ही राज्य सरकार भी उस अभियान के साथ जो लोक कल्याण संकल्प पत्र हमारा 2017 का था, विधानसभा चुनाव के पहले, उसके अनुरूप कार्य कर रही है। लेकिन लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुसार राज्य सरकार अपना कार्य पूरी प्रतिबद्धता के साथ निभाते हुए आप सबसे भी अपील करना चाहेगी कि जो दायित्व आपको प्राप्त हुआ है, ये केवल सम्मान नहीं है, बल्कि आगे की प्रोग्रेस इस पर निर्भर करेगी कितना ईमानदारी पूर्वक आप अपने इस दायित्व का निर्वहन कर पा रहे हैं। और उस ईमानदारी के साथ निर्वहन करने की प्रक्रिया, जब विकास के लिए पैसे की कमी नहीं, एक एक व्यक्ति को जोड़िए, क्षेत्र पंचायत समिति के प्रत्येक सदस्य को पार्टी के साथ जोड़ दीजिए, ग्राम प्रधानों के साथ संवाद बनाकर के उनको पार्टी के साथ जोड़ दीजिए। क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच में एक बेहतर समन्वय हो, किन कार्यों को ग्राम पंचायत को करना है, किसको क्षेत्र पंचायत को करना है, किसको जिला पंचायत को करना है। और अगर इन कार्यक्रमों को लेकर के हम एक साथ आगे बढ़ेंगे तो वह मंत्र सार्थक होता हुआ पंचायती राज व्यवस्था में दिखाई देगा। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का भाव की धुरी आप सबको बनना होगा। और उस धुरी को बनाने के लिए आज अपना मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सबकी ओर से आप सबका आह्वान करूंगा कि आप सभी लोग जो कुछ भी आपको बताया जाए उसको नोट करें, उसको फिर अंगीकार करें, उसको लागू करें। कोरोना महामारी अभी समाप्त नहीं हुई, हमें कोरोना के प्रति सतर्क रहना होगा। स्वच्छता अभियान, स्वच्छता सैनिटाइजेशन के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करना, क्षेत्र पंचायत में, ग्राम पंचायत में, जिला पंचायतों में कुछ आदर्श मॉडल विलेजेज आप बना सकते हैं, ग्राम पंचायत बना सकते हैं, उस पर एक प्रभावी कार्य योजना बना सकते हैं। सरकार ने कुछ प्राथमिकताएं तय की हैं, उन प्राथमिकताओं को आगे बढ़ा सकते हैं, उन प्राथमिकताओं में अपना योग। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जो इस वक्त इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मौजूद हैं और इसी के साथ साथ जेपी नड्डा भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे हुए थे और अब जेपी नड्डा वहां पहुंचे हुए, जहां पर कुछ ही देर में ब्लॉक प्रमुखों को वो संबोधित भी करेंगे। और यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियों पर बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए रोड मैप तैयार कर लिया है, जिसके तहत पूरे राज्य में अगले 6 महीने तक कई कार्यक्रम शुरू होंगे और 10 अगस्त से बड़े स्तर पर विधानसभा चुनाव के लिए बैठकों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 23 अगस्त से बीजेपी बूथ विजय अभियान शुरू करेगी, यानी कि 2022 के लिए बड़ी तैयारी इस वक्त बीजेपी जुट गई है अपनी सियासी जमीन तैयार करने में। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी की तैयारियों पर यह बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए अब रोड मैप तैयार कर लिया है, जिसके तहत पूरे राज्य भर में 6 महीने तक कई तरह के कार्यक्रम भी शुरू होंगे। अमित पांडे हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, यानी कि अब बहुत सारी तैयारियां शुरू हो गई हैं और जो जिस तरह से रोड मैप तैयार किया जा रहा है, क्या लगता है रणनीति काम करेगी या फिर नहीं? देखिए, काम करेगी या नहीं ये तो जनता जब वोट देगी तब पता चलेगा, लेकिन एजेंडा साफ है और किस दिशा में रणनीति चल रही है ये साफ है। राम जन्मभूमि मंदिर और
जो ये राम मंदिर आंदोलन का मुद्दा है, यह बीजेपी के इस मुद्दे में सर्वोपरि होगा। और अब जब मंदिर बनना शुरू हो गया है तो इस बात का जिक्र बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान में होगा, हर जगह होगा। कार्यकर्ताओं तक यही बात संदेश देने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी दौरे पर हैं, वहाँ कार्यकर्ताओं को यही बात बताएंगे कि मंदिर के जो निर्माण की बातें हैं, राम मंदिर आंदोलन को लेकर जो चीज़ें हैं वो जनता तक जाएं, वो बताएं। तो जिस तरीके से पहले राम मंदिर आंदोलन बीजेपी का प्रमुख बिंदु हुआ करता था, अब राम मंदिर बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान का प्रमुख बिंदु होगा, क्योंकि उस वक्त आंदोलन था, अब मंदिर बनना शुरू हो गया है। और इसी को लेकर हम देखेंगे आने वाले दिनों में, चाहे जितने भी बड़े नेता हो, चाहे बीजेपी अध्यक्ष हो, अन्य केंद्रीय मंत्री हो, यूपी बीजेपी के बड़े नेता हो, वो इस बात का जिक्र करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल अमित, और यहाँ पर देखिए जड़ से शुरुआत की गई है, क्योंकि थोड़ी देर में जेपी नड्डा भी जो वहां पर ब्लॉक प्रमुख हैं उनको संबोधित करेंगे और जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनको संबोधित करेंगे। यानी कि एकदम जो नींव है वहां से शुरुआत की गई है। अजीत भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजीत, क्या कहना चाहेंगे? जड़ को मजबूत करने की कोशिश हो रही है बीजेपी की यूपी में। अजीत, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो आपको बता दें कि इस वक्त इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जहां पर इससे पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ब्लॉक प्रमुखों और जिला अध्यक्षों को उन्होंने संबोधित किया और कुछ ही देर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उनको संबोधित करेंगे। चुनावी मंत्र वो देने वाले हैं और यहां से अब जीत की बड़ी तैयारी शुरू हो रही है बीजेपी की, क्योंकि 2022 में चुनाव होने वाले हैं और 6 महीने जो आने वाले भविष्य में है उस पर खास फोकस किया जा रहा है। अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, यहां पर अब ब्लॉक प्रमुखों से भी संवाद होने वाला है जेपी नड्डा का, और इससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी किया। पंचायत अध्यक्ष जो होंगे उनसे भी संवाद होगा। यानी कि जो नींव है, जो जड़ है, उसको यहां पर यूपी में मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, बिल्कुल शिवानी, बीजेपी मिशन 2022 के मूड में आ गई है और वो एक तरह से कहा जाए चुनावी मूड में मैदान में उतर चुकी है। इसके पहले भी जब अमित शाह आए थे, प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने भी सियासी दांवपेच ही खेला। वो विंध्यवासिनी कॉरिडोर गए, काशी विश्वनाथ गए और प्रधानमंत्री ने मन से कह दिया कि भाई भतीजावाद नहीं, अब योगी का विकासवाद चलेगा। और आज जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, उनके साथ BL संतोष है, राधा मोहन सिंह है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं कार्यक्रम में। और अब 10 से 20 तारीख तक विधानसभा वार भी बैठकें की जाएगी। तो पंचायत प्रतिनिधियों को जीत का मंत्र दिया जा रहा है कि 22 में 300 पार सीटें कैसे लाई जाए, इस बात को लेकर मंथन किया जा रहा है। जो नए ब्लॉक प्रमुख जीते हैं, जो नए जिला पंचायत अध्यक्ष जीते हैं, वो सभी लोग इस बैठक में मौजूद हैं। लगभग 3 घंटे तक ये बैठक चलेगी। मुख्यमंत्री ने अभी बैठक को संबोधित किया। उन्होंने सीधे तौर पर सभी लोगों को कहा कि अब वो तैयार रहें, क्योंकि अब लड़ाई सीधे सीधे सामने की है और जल्द ही चुनावी मूड में चले जाएंगे। क्योंकि आज ही जो जेपी नड्डा है, मुख्यमंत्री हैं, उनके मंत्रियों के साथ भी शाम को 4 से 5 के बीच में बैठक होगी। यानी अब सरकार के मंत्री, उनके कामकाज क्या है, क्योंकि 2017 का जो संकल्प पत्र था शिवानी, बीजेपी ने जो घोषणा पत्र किया था, वो कृषि ऋण माफी से लेकर जितने भी विकास की योजनाएं थी उसको लेकर चुनाव मैदान में जाने वाली है। इसीलिए जो विभागवार चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर से, मुख्यमंत्री के दफ्तर से रिपोर्ट मांगी गई है। अजीत, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। सम्मानीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष सम्मानीय स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी और भारत सरकार में पूर्व में मंत्री रहे ऐसे हमारे राधा मोहन सिंह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन सम्मानीय BL संतोष जी, उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे उत्तर प्रदेश के ही सरकार में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी, हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह जी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, और हमारे साथ आए राम भाई मोकरिया जी राज्यसभा के सदस्य, सम्मानित मंच, और यहाँ हमारे जिला पंचायत के अध्यक्षगण, ब्लॉक प्रमुख, हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु, और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी।
मैं आज जब उत्तर प्रदेश की पवित्र धरती पर मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो सबसे पहले तो मैं इस पवित्र धरती जो बाबा विश्वनाथ की धरती है, श्री राम की धरती है, श्री कृष्ण की धरती है, उसको मैं नमन करता हूं और आशीर्वाद लेता हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ऋषियों की धरती रही है, फिर चाहे ऋषि गौतम हो वैदिक काल में, फिर चाहे हमारे ऋषि भारद्वाज हो, ऋषि वशिष्ठ हो, ऋषि वाल्मीकि हो, सभी लोगों ने अपने कार्य को दिशा और दृष्टि समाज को दी तो इस धरती पर दी है। मैं ऐसे ऋषि मुनियों को भी नमन करता हूं और साथ ही साथ गौतम बुद्ध की धरती, जहां उन्होंने सारनाथ में लोगों को ज्ञान दिया और उसके साथ साथ उन्होंने अपना सारा जीवन काल में इस क्षेत्र में अपना योगदान किया, ऐसे गौतम बुद्ध को भी मैं नमन करता हूं। मित्रों, जब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो फिर चाहे शिवालिक हो, फिर चाहे वो गैंजेटिक प्लेन्स हो, फिर चाहे वो विंध्याचल के हिल्स हो, इन सभी जगहों को अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व या उत्तर प्रदेश की माटी उससे जुड़ी हुई दिखती है। ऐसी धरती पर आने का किसी को सौभाग्य मिले, ये उसके लिए सौभाग्य की बात है और इसलिए मैं पुनः सभी लोगों को नमन करता हुआ आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए हैं। अभी योगी आदित्यनाथ जी आपसे चर्चा कर रहे थे कि त्रिस्तरीय पंचायती राज को किस तरीके से उन्होंने अंजाम दिया है और किस तरीके से प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए निचले स्तर पर प्रजातंत्र मजबूत हो, इस बात का प्रयास हुआ है। मित्रों, ये खूबसूरती हमको सिर्फ भारत में देखने को मिलती है और जब मैं भारत की बात करता हूं तो आपको जानकर के आश्चर्य तो नहीं होगा, लेकिन खुशी जरूर होगी कि अगर बड़े देशों में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश अकेला ही चौथा और पांचवा स्थान ले लेता है। अगर देशों में देखा जाए, ऐसे उत्तर प्रदेश के आप चुने हुए ग्रास रूट लेवल के जो वर्कर्स हैं, यानी कितनी बड़ी संख्या में और कितनी बड़ी तादाद में हम प्रजातंत्र को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, इसका हमको एहसास होना चाहिए। ऐसा जैसा भी बताया गया कि 75 ब्लॉक जिला परिषद में आपने 67 आपने जीत हासिल की है। उसी तरीके से बताया गया कि 648 आपने जीते हैं 826 ब्लॉक्स में। पश्चिम में बताया गया कि 85 हमने ब्लॉक प्रमुख जीते, ब्रज में हमने 112 जीते, कानपुर में हमने 90 जीते, अवध में हमने 136 जीते और काशी में 109 सीट्स जीती हैं और गोरखपुर में 147 सीट जीती है। यह जो चुनाव के नतीजे भी हैं और जो आप सब लोग बैठे हैं, इसको हम प्रजातंत्र की दृष्टि से अगर देखें तो ये प्रथम चरण है जहां पर प्रजातंत्र सबसे ज्यादा मजबूती के साथ हमको देखने को मिलता है। और यहां का चुनाव जीत करके आप आए हैं, आप सबको मेरी ओर से और सारी पार्टी की ओर से आपका अभिनंदन, आपका स्वागत और आपको ईश्वर मजबूती दे, ये बात हम आपसे कहना चाहते हैं। मित्रों, प्रजातंत्र के कार्यशैली में भी बड़ा अंतर आया है। इस कार्यशैली को भी हमको समझना पड़ेगा। एक समय था कि एक प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि जब मैं ऊपर से 1 रुपया भेजता हूं तो 85 पैसे रास्ते में खर्च हो जाते हैं, सिर्फ 15 पैसे ही पहुंचते हैं। यह परिस्थिति थी देश की और आज हम बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 1 रुपया भेजा जाता है तो पूरे का पूरा 100 पैसा नीचे तक जाता है। इस बात को हमको समझना चाहिए और इसीलिए यह हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि वह 100 पैसा, 1 रुपया पूरी तरीके से विकास के काम में लगे, इसकी चिंता करना यह हम जनप्रतिनिधियों की जिम्मेवारी बनती है। हमसे जब कई लोग बोलते हैं चुनाव जीतने के बाद मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं सबको एक बात बोलता हूं, देखो याद रखना, आपको जनता ने चुन के भेजा है। आप जनता के नेता नहीं हैं, आप जनता के विश्वास के कस्टोडियन हैं
उसको विश्वास को संभाल के रखना ये आपकी जिम्मेवारी है, इसको हमको समझना चाहिए। और उसकी विश्वास को हम कैसे संभाल कर रख सकें, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। मित्रों, मैं दूसरी बात भी कहना चाहता हूं। आप सब लोग अंतिम क्षेत्र के बिल्कुल जिसको कहते हैं कि प्रजातंत्र को नीचे तक समझने वाले लोग। राजनीति में एजेंडा कौन सेट करता है, इसका हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हम एजेंडा लेने वाले हैं या एजेंडा देने वाले हैं? हम लोगों को दिशा देने वाले हैं और लोगों की बातों को समझ करके उनको दृष्टि देने वाले हैं। लीडर को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि उसको लोगों की समस्याओं को समझ करके एजेंडा सेट करना चाहिए और उस एजेंडा को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब लोग राजनीतिक दृष्टि से अपने आप को परिपक्व बनाते हुए लैस करें। और जब मैं लैस करता हूं तो मैं कहता हूं कि आप आर्ग्यूमेंट्स के साथ लैस करें। चर्चा होनी चाहिए, लोगों को मैदान में पूछना चाहिए कि बताओ 2014 में एग्रीकल्चर में कितना रुपया खर्च करती थी यूपीए की सरकार। पूछो उनसे और बताओ, और पूछो कि अब मोदी जी कितना खर्च कर रहे हैं। आपको जानकर के खुशी होगी कि 2014 से पहले जितना एग्रीकल्चर पर खर्च होता था उससे दुगना आज भारत सरकार खर्च कर रही है। इस बात को हमको समझना चाहिए। उस समय 1.21 लाख करोड़ खर्च होता था, आज 2.11 लाख करोड़ खर्च हो रहा है। इस बात को हमको समझना चाहिए। अगर हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें, आपने सुना होगा कि कर्जा माफ कर दिया, कर्जा माफ कर दिया। यूपी वाले बोलते थे कर्जा माफ कर दिया। क्या कर्जा माफ किया? क्या थी उसकी संख्या? एक बार माफ किया, छुट्टी पा गए, सारे का सारा कर्जा 57,000 करोड़ रुपए के आसपास बनता था। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 करोड़ किसानों को 2,000 रुपए के हिसाब से 3 किस्तों में देने का जो निर्णय किया है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अभी तक 1.36 लाख करोड़ रुपए भारत के 10 करोड़ किसानों को दे दिया गया। क्या ये हम आंकड़े याद रख करके चर्चा नहीं करेंगे? ये हमने एजेंडा सेट नहीं करना है क्या? क्या हमने लोगों को नहीं बताना है कि हम कैसे अलग हैं? आज तक किसने किसान का सम्मान दिया था? अगर मैं बात करूं, ये जो अंतिम किस्त दी गई है 14 मई को 19,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2 करोड़ 80 लाख लोग इसके बेनिफिशियरी हुए। 10 करोड़ में 2 करोड़ 80 लाख उत्तर प्रदेश में इससे बेनिफिट उठाया है, इसका लाभ उठाया है। इसको हमको समझना चाहिए। अगर हम मानधन योजना की बातचीत करें, 3,000 रुपए साल में किसान को मिलना, ये कभी सोचा था कि हम मानधन योजना में मिलेगा उसको? कभी किसान ने सोचा था कि उसको पेंशन लग सकती है? लेकिन ये सारी योजनाओं को पूरा करने का काम किया गया। ये डीएपी में 140% की छूट देना, जो फर्टिलाइजर का बैग जो 2,400 रुपए में आता था, आज किसान को 1,200 रुपए में मिल रहा है। यानी अगर वो 2,400 2 बैग खरीदने जाना, 1 बैग खरीदने जाना चाहता था तो उसी पैसे से वो 2 बैग खरीद सकता है फर्टिलाइजर का। इसको हमको समझना चाहिए। लेकिन इसके बारे में हमको चर्चा करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा, और एक बार नहीं बारंबार बताना पड़ेगा कि क्या क्या विकास के काम हुए, कैसे मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार ने लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया है। उसी तरीके से सॉइल हेल्थ कार्ड, यहां यूपीए की सरकार में तो आदमी का हेल्थ कार्ड नहीं था, तो सॉइल का क्या हेल्थ कार्ड होना था? मिट्टी का हेल्थ कार्ड, आज 22 करोड़ लोगों को हेल्थ कार्ड डिस्पैच हो गया है। और उसी तरीके से नीम कोटेड यूरिया, हमने कभी सोचा था कि नीम कोटेड यूरिया मिलेगा? यूरिया के लिए, फर्टिलाइजर के लिए मार होती थी, लाठीचार्ज होता था, लेकिन समय पर लोगों को यूरिया नहीं मिलता था। ये नीम कोटेड यूरिया करने के कारण जो यूरिया का ब्लैक होता था उसको बंद किया गया। आज किसान को समय पर यूरिया मिलता है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए।